सभी को नमस्ते। आवाज आ रहा है? नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। आवाज आ रहा है? यस। नमस्ते भाई। हेलो। जी भाई, सुनाई दे रहा है। नहीं दे रहा है? नमस्ते यस सर। यस। नमस्ते। ईश्वर को नमन करते हुए परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक उस ईश्वर की चेतना को नमन करते हैं जिन्होंने हम सबको मानव शरीर दिए और अपना प्रारब्ध बनाने की, अपना प्रारब्ध, अपना भाग्य बनाने की क्षमता किए। वो ईश्वर को बहुत बहुत नमन है। अपने डॉक्टर हनीमन साहब एंड जितने भी हमारे स्टॉलवर्ड हुए, हमारे होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना काम किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत डीप ग्रेटिट्यूड। अपने मास्टर, अपने गुरु, उन सबको बहुत दिल से आभार है उनका। डॉक्टर महेश चंद्रा सर, उनको बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। उनके प्रति मैं हमेशा कृतज्ञ हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और भी सभी मेंटोर को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो केस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आज का केस बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही यूनिक है। और इस केस को यूनिक बनाता है इसके केस टेकिंग को। अगर मैं इसका केस टेकिंग अच्छे से नहीं करता, चीज़ों को नहीं समझता, तो शायद मैं इस केस को ठीक नहीं कर पाता। इस केस में इसकी यूनिकनेस इसका केस टेकिंग है। तो हुआ ये, आज से करीब 4 महीना पहले, 4 महीना पहले, लास्ट जनवरी का टाइम था, यानी फरवरी स्टार्ट हुआ था। तो उस समय हमारे भाई आवाज चली गई। एक हमारा पुराना पेशेंट था जिसको किडनी की समस्या थी। जिनको किडनी की समस्या थी उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो हमारे पास आए थे। तो उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया था और लगभग 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला था, 1.5 साल तक।
1.5 साल चला उनका ट्रीटमेंट। उनका क्रिएटिनिन 100% नॉर्मल हो गया और तब से उनका इंक्रीज भी नहीं हुआ। सो उस पेशेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो उसी पेशेंट के साथ ये इनकी पड़ोसी हैं, ये आई, ये हमारे पास। तो वो बताएं कि सर इनके बच्चे को इनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे रिपोर्ट लाए थे, बहुत सारे रिपोर्ट्स लाए थे, एक मोटा बंडल रिपोर्ट लाए थे। मैंने रिपोर्ट को बोला ठीक है मैं बाद में चेक करूंगा। मैंने रिपोर्ट को सारा रख लिया और सबसे पहले उनको समझने लगा कि उसके लड़के को क्या प्रॉब्लम है। तो उनकी माँ जो है वो टीचर है, उनकी माँ टीचर है। तो मैंने बोला कि आपका लड़का कहाँ है? बोला सर लड़का तो घर पे है। मैं बोला आप लड़का को नहीं बुलाएंगे तो हम उसको कैसे मेडिसिन देंगे? तो कहती हैं कि सर वो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहता। मैं बोला अरे बाप रे, तो फिर आप कैसे ठीक करेंगे उसको? वो ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता और आप चाहते हैं कि वो ठीक हो, तो कैसे करेंगे ठीक? अच्छा ठीक है आप बताइए क्या प्रॉब्लम है? तो सर उनका जो है उनको शुगर की बीमारी हो गई। मैं बोला अच्छा एज कितना है उनका? बोला सर एज तो अभी 24 साल है। मैं बोला 24 साल एज है और इनको शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अभी तो एज भी नहीं है इनका जो इनको इस तरह से डायबिटीज आ जाए। बोला हाँ सर इनको अभी 3 साल से जो है सो डायबिटीज का प्रॉब्लम आ गया है और ये अभी एलोपैथी मेडिसिन लेते हैं तो इनका ठीक रहता है। लेकिन सर इनका क्या हो रहा है अभी कि इनकी पैर पैर जो है वो काम नहीं कर रहा है, सुन रह रहा है, नमनेस आ गया है। तो ये जैसे चलते चलते जो है अब इनका पैर जो है एकदम सुन हो जाता है, गिर जाते हैं। तो अभी चलने भूलने में भी ये जो है बड़ा असमर्थ हो गए हैं। तो ये बात सुन करके मुझे थोड़ा सा अंदर से मैं सहम गया कि एक तो डायबिटीज और ये क्या हो रहा है ना, इसको पूरा स्पाइनल प्रॉब्लम आ रहा है कि इसके पैर की नसें जो है, पैर जो है वो नम हो रहा है। तो फिर मैंने उनका रिपोर्ट देखा तो उनको स्पाइन में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इनको पैरों में दर्द नहीं है लेकिन उनकी नसें जो है वो उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा है, मतलब उसका स्पाइन में नर्व कंप्रेस हो रहा है। तो इस तरह की दिक्कत आ रही थी। मैं बोला इतनी कम एज में जिस तरह का आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है कि उसको खुद से बताना पड़ेगा ना, कैसे ट्रीटमेंट करूंगा मैं ऐसे? बोला नहीं सर वो एलोपैथी ले रहा था और एलोपैथी लेता है लेकिन वो किसी बात ही नहीं करता है सर, वो किसी से बात ही नहीं करता है। मैं बोला ये फिर तो कुछ उपाय करना होगा। तो मैं बोला थोड़ा अपने बेटे का फोटो दिखाओ कैसा है, कोई वीडियो वगैरह है उसका? तो सर वीडियो नहीं लेकिन फोटो है, दिखाओ। तो लड़का जो है सांवला सा लड़का है और इसका हाइट लगभग 6 फीट है और पतला दुबला है। इसका वेट 65 kg है
और देखने में काफी हैंडसम था। मैं बोला यार इतना सुंदर लड़का कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये। तो फिर यहाँ पर मैंने उनको पूछा कि उनका स्वभाव कैसा है। तो उनका कहना था सर स्वभाव तो बहुत अच्छा है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। बोला अच्छा स्वभाव का था? बोला हाँ सर इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। बोला अच्छा। जैसे स्वभाव इनका बहुत अच्छा था, तो आप बताइए इसमें अच्छा ही क्या क्या था। बोला सर ये इतना अच्छा बच्चा था कि ये किसी से ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांत रहना, पढ़ाई पे फोकस करना। ये पढ़ाई पे फोकस करता था, ज्यादा कोई गलत आदत नहीं था। ना ये शराब पीता था, ना ये गुटखा खाता था, ऐसा कुछ गलत आदत भी नहीं था। घर में भी सबका ध्यान रखता था, केयर करता था। मैं बोला अच्छा, स्वभाव तो बहुत अच्छे हैं इसके। फिर कैसे हुआ? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना इसको, हुआ कैसे? इतना अच्छा था ये, हुआ कैसे? कोई तनाव वगैरह लिया था क्या? कुछ तनाव वगैरह हुआ था क्या? तनाव तो ये कभी बताता नहीं सर, तनाव ये कभी बताता नहीं है। तनाव जब ये नहीं बताता है तो फिर कैसे होगा? कुछ तो तनाव रहता होगा इसको। तो फिर इसने बताया कि सर हो सकता है कि इनके फादर से इनका जो है वो बहुत अच्छा नहीं बातचीत हो पाता है। जैसे हमारे हस्बैंड जो हैं वो थोड़ा ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक करने के बाद जो है ये बहुत बार हमें मार देते हैं या गाली गलौज करते हैं। तो हो सकता है सर इस चीज से भी उसको तनाव रहता हो, और कई बार उसको भी जो है वो गाली गलौज कर देते हैं, तो इस चीज से भी उनको बुरा लगता हो सकता है। कभी आपसे बातचीत नहीं होता? नहीं वो मेरे से तो बातचीत करता है, मैं मुझे वो बताता है, लेकिन पिताजी से उतना नहीं रहता इसका। बोला अच्छा। और और किसी तरह का तनाव अगर रहता हो तो बताएं। बोला नहीं सर और कुछ तनाव नहीं था इसका, और कुछ तनाव नहीं था। अभी इनके पिताजी जो हैं एक लड़की भी देखे थे इनका शादी करने के लिए, तो ये शादी भी नहीं करना चाह रहा था कि नहीं मुझे शादी नहीं करना है अभी, मुझे भी पढ़ाई करना है। तो ये शादी करने से भी इनकार कर रहा था। अच्छा। तो ये शादी नहीं करना चाहता? बोला नहीं सर ये शादी नहीं करना चाहता है, और ये बताता भी नहीं है
कि अगर कोई लड़की पसंद है तो बता दे, उससे शादी करवा देंगे। बताता भी नहीं है। बोला ठीक है। गुस्सा कैसा है इसका? नहीं, गुस्सा भी कभी नहीं दिखाता, गुस्सा भी कभी व्यक्त नहीं करता। अच्छा। गुस्सा भी व्यक्त नहीं करता ये। तो जैसे पिताजी पिताजी जब इस प्रकार करते होंगे तो उनको तो वो बोलता होगा ना? नहीं सर, उनको भी वो कुछ नहीं बोलता है, वो तो चुपचाप ही रहता है। लेकिन अब देख रहे हैं सर कि कभी कभी पिताजी पे जो है ना, वो बहुत गुस्सा होता है जब वो मुझे गाली वगैरह देते हैं ना, और जब वो कुछ बोलता है या मेरे पे हाथ छोड़ता है तो बहुत गुस्सा होता है। गुस्सा तो होता है वो, उसको बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। बोला अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको हम दवाई देते हैं, और जो दवाई दे रहे हैं उसके 15 दिन के बाद हमें बताइए कैसा इसका रहता है। और उसके बाद कोशिश करिएगा कि ये मेरे से एक बार बात करे, मेरे से एक बार बात करे। ठीक है सर। तो मैंने 200 पोटेंसी में और उसको मेडिसिन दे दिया। 200 पोटेंसी में इसको मेडिसिन दिया। इसको सुबह शाम इसको रेगुलर 3 दिन दिया, सुबह शाम करके 3 दिन दिया। उसके बाद फिर मैंने उसको वीकली लेने बोला। आफ्टर 15 डेज का डायबिटीज जो 350 था आफ्टर मेडिसिन, सो आफ्टर 15 डेज मेडिसिन, एलोपैथी मेडिसिन, उनका डायबिटीज 250 आ गया। और उनका जो नंबनेस था वो 40%, उन्होंने बताया 40% सर कम लग रहा है। मैं बोला ठीक है। मैंने उसको LM पोटेंसी 0/1 स्टार्ट किया। आफ्टर 15 डेज 0/1 दिया, 15 डेज के लिए दिया। मैं बोला अभी आप जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहें। उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में जब ये हमारे से बात किए, आए नहीं, ये बात किए, तो उन्होंने बताया कि सर मेरा डायबिटीज अब 180 रह रहा है और मेरा नमनेस 70% कम हो गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फर्स्ट फॉलोअप, सेकेंड फॉलोअप उस बंदे ने खुद से दिया, खुद से दिया, जो बात भी नहीं कर रहा था, खुद से दिया। उसके बाद मैं बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने सेकेंड मंथ की मेडिसिन उसको कुरियर कर दिया। तो सेकेंड मंथ में उनका डायबिटीज 150 रहने लगा। मैंने बोला अब जो है आप एलोपैथी मेडिसिन छोड़ दीजिए। उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन बंद कर दिया और कंप्लीट होम्योपैथी मेडिसिन ही वो लेने लग गए। सो उनका नंबनेस जो था
वो 90% सेकेंड मंथ में कम हो गया। हमारा मेडिसिन 0/3 1 मंथ कंटिन्यू चला। उनका डायबिटीज जो है 180 180 190 ऐसे चल रहा था। उसके थर्ड मंथ में उनका जो मेडिसिन गया उसमें मुझे जो फॉलोअप मिला, उनका अभी डायबिटीज जो है 130 140 रहता है। एंड और उनका जो नमनेस है वो 100% क्योर हो चुका है। तो फिर मैंने उनसे बाद में मैंने हिस्ट्री ली कि वास्तव में क्या हुआ था लाइफ में। जो मैंने इमेजिन किया था, जो मैंने महसूस किया था, मैं उसको कंफर्म किया कि हकीकत में मैंने जो समझा था वही था कि कुछ और था। तो मैं जो समझा था वो बिल्कुल हूबहू वही चीज मिला और मजा आ गया। सो अभी आज भी मेरा बात हुआ था। आज जो मैं जब केस प्रेजेंट करने वाला था आप लोगों के साथ, ये शेयर करने वाला, तो मैंने उनसे बात किया। उन्होंने बताया कि सर मेरा अभी जो है ये जो डायबिटीज है 130 140 ही रह रहा है और नमनेस तो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा जो एक तनाव रहता था माइंड में, एक जो बहुत डिप्रेशन सा रहता था सर, वो भी 100% नॉर्मल हो चुका है। तो ये होम्योपैथी का कमाल है। धन्यवाद होम्योपैथी एंड वो सभी मास्टर्स जिन्होंने माइंड मेथड में इतना काम करके हम लोगों को जानकारियां दी हैं, या ये जो जानकारियां आई है वो सभी उन सब का मेहनत से आया है। हम लोगों ने तो उसको अप्लाई किया है, केवल मैंने तो अप्लाई किया है, आप सब भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जो अपना इसमें योगदान दे रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और हमेशा रहेगा। उनके प्रति हमारी कृतज्ञता कभी भी कम नहीं होगी। और आने वाले समय में हम लोग भी ऐसे ही अगर होम्योपैथी शेयर करते रहे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहे, तो और भी बहुत सारे होम्योपैथ को ये नॉलेज जाएगा और वो अपने पेशेंट में अप्लाई कर पाएंगे, जिससे हमारा होम्योपैथी घर घर पहुंचेगा। और लोग जो होम्योपैथी को पे बिलीव नहीं करते कि होम्योपैथी बहुत लेट काम करता है या इसके रिजल्ट नहीं आते, बेकार है, घटिया है ना। तो होम्योपैथी पे लोगों का विश्वास काफी बढ़ा है, लेकिन ये विश्वास और भी बढ़ जाए और भी लोगों में ये घर घर में होम्योपैथी की जय जयकार हो कि फर्स्ट प्रायोरिटी वो होम्योपैथी को दे। इससे उसके शारीरिक मानसिक समस्याओं का समाधान होता है और केवल वही ठीक नहीं होता, उसका पूरा फैमिली ठीक होता है। सो थैंक्स होम्योपैथी एंड थैंक्स हनीमन सर, अपने भगवान को जिन्होंने होम्योपैथी से हमें जोड़ा है। सो आप लोग बताइए इसमें क्या एनालिसिस है आप लोगों का, कैसे समझेंगे इस केस को, क्या मेडिसिन देंगे, बताइए। एनालिसिस बताएंगे पहले, मेडिसिन बाद में बताएंगे चलेगा, लेकिन इस केस को पहले एनालिसिस करिए। मैंने पूरा केस आप लोगों को नरेट कर दिया और बहुत अच्छे से बता दिया है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है भाई। आ रहा है सर। तो चलिए एनालिसिस करिए फटाफट सब।
भाई मैं बोलूं? बोलिए। जी भाई। हम्म, भाई ये लड़के का जैसे पहले तो वही कि आपने बताया कि वो खुद मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है। उसका रीजन तो मुझको नहीं समझा, बट जो हिसाब से उसके मम्मी पापा ने बताया तो ये लड़का पढ़ाई में बहुत अच्छा है और केयरिंग भी है, उसके मम्मी ने बोला। लेकिन उसका मेन कंसर्न जो आया है वो उसके पापा को लेके ही आया है कि जैसे उसके पापा ने, मम्मी ने उसने बताया कि पापा बहुत जैसे गाली गलौज करते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं गुस्सा उसके मन में बहुत है, बट उसने सप्रेस किया, उसने कभी वो निकाला मतलब दिखाया नहीं। और मुझको लगता है उसके चलते ही उसके जो ये प्रॉब्लम्स आए हैं वो हो सकते हैं। अम, और उसने कभी लड़ाई भी नहीं करी, मतलब कभी वो लड़ा भी नहीं। अभी अभी वो बोलता है तो वो मुझको पार्ट लगा कि इनजस्टिस हो रहा है, तो वो अब उसको सहन नहीं हो रहा है, तो उस पे वो रिएक्ट कर रहा है। तो भाई मैंने तो बहुत मतलब लिमिटेड ही रुब्रिक लिए। अम, तो मेरी स्टेफिस एग्री आ रही है भाई। हम्म, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस मैंने लिया, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, क्वारलिंग अवर्शन टू, एंड सेक्रेटिव केयरिंग। सो स्टेफिस एग्रिया और नेट्रम्योर दोनों चल रहे हैं, बट मुझे स्टेफिस एग्रिया का फील आ रहा है। थैंक यू भाई। गुड गुड। सब लोग हेलो। बोलिए। नमस्ते सर। सर सर मुझे मुझे तो इसमें इग्निशिया का फील आया, क्योंकि मुझे ये लगा काफी सीक्रेटिव बंदा है और ये कुछ कह नहीं रहा है। सेंसिटिव मॉरल इंप्रेशंस में भी है, पिताजी इसके ऐसा करते हैं, इस वजह से इसको ये हुआ है। और अब ये डिस्कंसर्टेड हो गया है, इस वजह से ये कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन बाद में आकर के अब ये कुछ बोलने लगा है, तो मुझे लगता है स्टेफी एग्री होता तो शायद वो अभी भी नहीं बोलता। तो ये इग्निशिया मुझे लग रहा है, जो बाद में आके थोड़ा सा बोलने लगती है। तो मुझे इग्निशिया ही लग रहा है सर। हेलो। सभी भाई बोलिए। मैं बोलूं? हम्म। पहले तो मतलब ये माइल्ड लगा मुझे, और अब तक वो कुछ बोला ही नहीं है। मतलब जैसा कि उसके मम्मी ने हिस्ट्री दिया है, वो बहुत अच्छा है, स्टूडियस है सबके साथ। तो ये मतलब मेनली प्लांट किंगडम का लग रहा है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर रहा खुद को बाहर। और उसका ना एंगर ज्यादा सप्रेस है, जैसा वो देख रहा है मम्मी पापा की लड़ाई होती है फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा। थोड़ा ये कावर्डाइज और एंगर सप्रेस ज्यादा लगा प्रोमिनेंट। और ये मतलब अपना जो भी मतलब प्रॉब्लम हुआ है वो शेयर नहीं करा उसने। तो ये रिजर्व और सिक्योरिटी दोनों में आएगा। तो मैं रेमेडी तक तो मतलब क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इतना समझा मुझे केस में अभी तक। थैंक यू। हेलो सर। जी। ये मुझे भी सर डोमिनेशन की हिस्ट्री बहुत क्लियर कट लगी कि डोमिनेशन है उसके घर में, और उसका रिएक्शन नहीं आ रहा है, एंगर सप्रेस्ड है। ये बच्चा जो है केयरफुल भी है, फैमिली का केयर लेता है, सेंसिटिव है बहुत, रूडनेस से सेंसिटिव है। और ये अपना रिएक्शन नहीं दे रहा है, एंग्री नेवर एंग्री में है, सेक्रेटिव है। तो मुझे भी स्टेफा सेग्रिया ही लग रहा है, ये केस स्टेफा सेग्रिया का है। अच्छा, सब लोग बोलिए। सब लोग एनालिसिस करिए। नेहा बहन, नीलम बहन, हाँ जी, मीता सा, मीनाक्षी बहन,
डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर सोफिया। क्यों भाई, सब सो गए? भाई मैं केस में सुन पाऊंगी, वो सबका सुनूंगी मैं थोड़ा। भाई आपसे ये पूछना था कि है ना, इसने बोला कि माँ ने बोला कि होम्योपैथिक मेडिसिन का एवर्जन है या इन जनरल मेडिसिन नाम एवर्जन है? बताओ। हेलो। हेलो। अब भाई केस टेकिंग में उसके माँ ने बोला कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेना चाहता या इन जनरल कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहता। होम्योपैथी नहीं लेना चाहता। अच्छा भाई, मैं 2 मिनट में आपको बोलती हूँ, मैं बना देख रही हूँ दवा। ठीक है। क्षमा बहन, आप बोलो। डॉक्टर रूपाली बहन। हेलो, नमस्ते भाई, मैं बोलूँ सर? हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हेलो। हेलो। हाँ सर, बोलिए ना। हाँ सर, ये जो लड़का है ये काफ़ी माइल्ड लगा, माइल्ड अफेक्शनेट लड़का है, और इसकी जो मेन प्रॉब्लम उसका एलिमेंट स्टार्ट हुआ, जो डिस्कॉर्ड चल रहे हैं पेरेंट्स के बीच में, तो उसके चलते ये काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा रहा है। तो इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड है और एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, और ये थोड़ा फोरसेकंड फीलिंग भी इसमें आई है, और डिल्यूजन नेग्लेक्टेड बाय द फादर का फीलिंग ऐसा ऐसा लग रहा है। तो मुझे मैक कार्व की फीलिंग आ रही है सर। क्या मेडिसिन सर? मनप्रीत सर। मैक कार्व सर, मैक कार्व। नमस्कार। सब लोग बोलिए ना, ऐसा क्यों करते हो आप लोग? सब लोग अपना अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करो। डॉक्टर स्नेहल, डॉक्टर प्रीति। भाई मैं बोल रही हूँ। अम, तो भाई ये पेशेंट जो है, इसके एलिमेंट है ना, फ्रॉम अब्यूज है, तो इसलिए मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज आफ्टर बीइंग, क्योंकि इसकी माता जी ने बोला कि इसके पिताजी से इसे भी गाली देते हैं। इसकी माँ को तो मारते ही हैं लेकिन इसे भी गाली देते हैं। और मैंने लिया है कॉर्लिंग एवर्जन टू इसे, क्योंकि ये कभी लड़ता नहीं है किसी से, और डिस्कॉर्ड से तो इसे तकलीफ ही हो ही रही है। और इसे बहुत गुस्सा आता है जब इसके है ना पिताजी माँ को मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस लिया है। फिर एंगर नेवर एंग्री करके ये भी लिया है, क्योंकि उसे माँ ने बोला कि कभी गुस्सा नहीं आता। फिर कावर्डाइज है ये, क्योंकि इसको है ना करेज ही नहीं है एक्सप्रेस करने, ये कुछ भी नहीं बोलता नहीं और ये सीक्रेटिव है। ये सब लेके ना भाई मुझे चार्ट में प्रोमिनेंटली स्टैफ आ रहा है। अच्छा, मुझे ये स्टैफ गुस्सा आ नहीं रहा है। निकालता क्या? सोफिया दी, ये गुस्सा नहीं निकालता है? नहीं 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 निकालता है। उसकी माँ ने बोला तो ये इसे कभी गुस्सा नहीं आता, कभी कुछ नहीं बोलता, लेकिन खाली जब बाप जब मारता है माँ को, जब ये बहुत गुस्सा होता है। अच्छा, तब ये बोलता है, गुस्सा निकालता है तब ना? बाकी नहीं समय एंगर सप्रेस रखता है। हाँ नहीं भाई, जब ही निकालता है क्या, भाई ने वैसे कुछ भी नहीं बोला कि निकालता है नहीं निकालता है, खाली माँ ने बोला गुस्सा गुस्सा बहुत आता है। ये तो अच्छा, तो मोस्टली गुड बॉय। ये अच्छा, हाँ गुड बाय। कॉवर्डाइज भी है क्या?
हाँ, किसी को कुछ नहीं बोलता है ये। पर गुस्सा अंदर दबाता है। देखो मैंने हाँ, केस तो नहीं सुना, पर अगर ये कॉबर्डाइज तरह का है तो स्टैफ है, और अगर एंगर सप्रेस कर रहा है बहुत अच्छा है, और मदर से अटैच है तो प्लूटोनियम हो सकता है। मुझे इस तरह का फीलिंग आ रहा है। आप लोगों के पार्टिसिपेशन से जो है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत कम आ रहा है। आप लोग सब लोग अपना इनपुट देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलो मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने इनपुट शेयर किया करें। इससे मुझे ये समझने को मिलता है कि आप लोग उसी केस को किस प्रकार से सोच रहे हैं, आप लोगों का एंगल क्या है सोचने का। ठीक है, आप लोगों का उसके, क्योंकि हर एक डॉक्टर अपने अपने तरीके से उसको अंडरस्टैंड करता है, उसको महसूस करता है। इसलिए सबको शेयर करना चाहिए, उससे अच्छा, बहुत अच्छा रहता है। हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने रुब्रिक्स लिए हैं, रिजर्व्ड, फिर एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स, क्वाइट डिस्पोजिशन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड। तो चार्ट में इग्निशिया, नेट्रम्यूर और ऑरमूर नेट आ रहा है। भाई मैं बोलती हूँ, ये लड़का कैसे बहुत माइल्ड है और अपना गुस्सा तो आता है क्योंकि उसके घर में जो फादर बिकॉज इज ड्रंकार्ड, वो मम्मी को बहुत मारते हैं उनके, तो वो तो उसको बेर तो होता नहीं, लेकिन ही इज नॉट शोइंग हिज एंगर। तो एंगर तो सप्रेस कर रहा है अपने अंदर ही अंदर, और इसी वजह से ये सफर भी हो रहा है। तो मैंने एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग भी लिया घर में, क्योंकि माहौल तो अच्छा है नहीं। लेकिन ये लड़का एम्बिशियस भी है, काफी एम्बिशन इंक्रीज में तो है, लेकिन ये कवर्डाइज भी लगा कहीं तो, कि अपना ओपिनियन नहीं रख पाता ना। वो देख रहा है इनजस्टिस के नॉट सपोर्ट में तो है, कि देख रहा है उसके सामने तो गलत हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा है उसमें। और एक मुझे उसका डिस्पेयर रिकवरी ऑफ लगा, इतना उसको डायबिटिक कंप्लेंट है, फिर भी वो खुद होके केस नहीं देना चाहता है ना। तो टैसिटन इंडिस्पोज टू टॉक अबाउट हिज सफरिंग, ये एक मुझे रूब्रिक लगा। सिक्रेटिव भी लगा ये लड़का। और साइंडनेस विद टैसिटर्निटी, ये एक मुझे लगा कि उसको एक और ये सबके चलते ना वो मॉर्टिफाइड भी फील करता रहेगा शायद। तो ये सब लेके मेरा तो इग्नेशिया फर्स्ट आ रहा है, सेकंड तो कार्सी भी आ रहा है, और स्टैफ, ये 3 रेमेडी लग रहे हैं मुझे, इग्नेशिया, कार्सी और स्टैफ। थैंक यू भाई। भाई मुझे ये ओपियम लग रहा है, ये इंडिफरेंस टू सफरिंग। मतलब इसको इतना डायबिटीज होके भी ये इतना मतलब बोलता नहीं है अपनी कंप्लेंट्स, एंगर भी सप्रेस करता है, लेकिन मुझे ऐसा कंटेंट ओपियम लग रहा है, इंडिफरेंस टू सफरिंग वाला। थैंक यू भाई। आलोक सर, आप कुछ शेयर करो। आलोक सर।
चलो आज डिस्क्लोज कर दूं या कल करूं? आज ही करिए ना भाई। डायबिटीज का केस है। भाई मेडिसिन फ्लोर पर आ गई क्या? कल आप कीजिए सब बताओ आज करूं या कल करूं? भाई, कल करिए। कल करिए भाई, जरा आप जरा बोलिए ना, मेडिसिन फ्लोर पर आ वो गई, अगर नहीं आई हो तो केस सोचेंगे भाई। जी भाई, केस सोचेंगे और डाल दीजिए। सोचेंगे हम। नहीं, केस डाल दो, केस नहीं सुन पाई ना। अच्छा यस सर, केस डाल दीजिए जी और भाई, कल केस करिए। नहीं सुन पाए। नहीं डिस्क्लोज कर देता हूं। कल कोई और केस दिखाऊंगा। सो कोई एक डॉक्टर तेरे से कौन करेंगे? रूपाली दी, आप करेंगे? जी भाई, बोलिए बोलिए। ठीक है, चलो अब ये बताओ इसको डायबिटीज क्यों हुआ होगा? भाई डायबिटीज का तो ये है ना कि उनके लाइफ में कुछ स्वीटनेस, जो हैप्पी मोमेंट ऐसे कुछ है ही नहीं ना, बचा हुआ ही नहीं कुछ। वो डिस्टर्ब रहती है लाइफ, जो स्वीटनेस खत्म हुई बोलते हैं ना लाइफ में, तभी वो डायबिटिक्स रहते हैं। हम्म चलो कोई और बताओ इसको डायबिटीज क्यों हुआ होगा? भाई सेपरेशन हो सकता है। किसके साथ? उसके पेरेंट्स के साथ। मतलब हम्म, जैसे अभी पिताजी के साथ वो सब उनका। देखो यहाँ पर एक भाई चीज देखो। इसमें क्या होता है ना, इंसुलिन जो होता है ना, नरिशमेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इसको पिता का जो नरिशमेंट है ना, वो इसकी सेल्स को नहीं मिल पा रहा। तो जैसे इंसुलिन नहीं बना पा रहे ना सेल्स, ऐसे ही इसको भी मतलब जो एक नरिशमेंट होता है ना, जो हम रोटी बोलते हैं, रोटी से शुगर बनती है ना, तो वो खत्म हो रही है। रोटी हमारी बेसिक नीड है, तो पिता का प्यार या नरिशमेंट इसका बेसिक नीड है, वो नहीं मिल पा रहा होगा। देखो भाई हमने मैं क्या बोलूं? सोचा। हाँ जी बोलिए। अ, इसका जो है ना, मतलब उसका, मतलब फादर वो पीते थे उसका, तो वो उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना, फादर रिलेटेड। जैसा वो डिसगस्ट वाली फीलिंग उसके फादर को लेके, ऐसा। हम्म इतना नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ भाई, बस। देखो यहाँ पर डायबिटीज का मेटाफिजिक्स क्या दिया है, कोई चेक करो। हेलो, डायबिटीज का मेटाफिजिक्स क्या दिया है? किसी के पास मेटाफिजिक्स का बुक है? मैंने पीडीएफ बहुत लोगों को शेयर किया है। चौहान सर आपके पास तो होगा। हेलो, आप लोग निकाल रहे हो? नहीं, मेटाफिजिक्स मेरे पास अभी है नहीं। हम्म
भाई आप फिर से शेयर करना ना, हमारे पास तो नहीं है। हाँ भाई, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक मिनट रुको। अभी तो बता दीजिए, बाकी शेयर बाद में कर दीजिए, उसमें क्या बात। हम्म, ठीक है, ये भी सही आइडिया है, लेकिन मिल गया, उसको डाल देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ पर प्यार की कमी हो जाती है, या तो उसको प्यार जो मिल सकता है वो प्यार उसको नहीं मिल रहा है, जो इसको प्यार मिलना चाहिए वो प्यार इसको नहीं मिल पा रहा है। सो लव लैकिंग इन लाइफ डायबिटीज का कारण मैंने देखा है। लव लैकिंग इन लाइफ, प्यार की कमी है उसके लाइफ में, प्यार की कमी हो जाती है। सो हमने जब इसको अंडरस्टैंड किया कि इसके इस केस में क्या हुआ होगा, उसको क्यों ऐसा लग रहा है, उसको डायबिटीज क्यों हुआ, उसको स्पाइन में प्रॉब्लम क्यों हुआ, उसका जो एंगर इशू है, एंगर सप्रेस हो रहा है, तो उससे तो ज़्यादातर उसको स्टोन बनने चाहिए, या आर्टिकेरियल रेसेस आने चाहिए, कफ होना चाहिए। डायबिटीज ही क्यों हुआ? और ये उनको 3 साल से हुआ ना, 3 साल से हुआ। तो फिर इसको मैंने ऐसे समझा कि एक तो बंदा जो है बहुत सेक्रेटिव है। जैसे इसको पता चला कि होम्योपैथी डॉक्टर जो है वो सब कुछ पूछते हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, तब दवा देते हैं, तो मतलब इसको बताना नहीं है, तो बंदा सेक्रेटिव है, इसको बताना नहीं है, इसलिए वो आना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। तो ऐसी कौन सी बात है जो ये नहीं बताना चाहता? ऐसी कौन सी बात होगी जो ये नहीं बताना चाहता? मेरे माइंड में ये आया, ऐसी कौन सी बात होगी जो ये नहीं बताना चाहता। देखो, कुछ तो इसके मन में ऐसी बात रही है जो इसके लाइफ में, इसके जिंदगी में प्यार को खत्म कर रहा है, लव को खत्म कर रहा है। कौन सी ऐसी बात रही होगी? तो एक पता चल रहा है कि लड़का बड़ा एम्बिशियस रहा है और बहुत अच्छा रहा है, केयरिंग रहा है, लेकिन इसके घर पे हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, और खास करके इसने हमेशा माँ को पिटते देखा है, माँ को गाली खाते हुए देखा है। ठीक है, माँ को देखा, तो इस चीज को लेकर के उसको बुरा लगता है, और पिताजी से भी इसके अच्छे वार्तालाप नहीं होते, और अब तो ये गुस्सा भी करने लगा है, गुस्सा भी करने लगा। तो एक 24 साल का लड़का है, और इस एज में उसके पिताजी बहुत डोमिनेटिंग है, ड्रिंकिंग करते हैं, और ये टीचर होते हुए भी मार खा लेती हैं। क्या करे, है ना? इनकी मदर को हमने सीपिया दिया था।
सो अब वो बोलने लगा है, तो फिर जब बात आया कि इसका शादी करवा देना चाहते हैं, कि पिताजी बोले इसका शादी करवा देते हैं, तो ये क्या बोला, मुझे शादी भी नहीं करना है। अच्छा, शादी क्यों नहीं करना है इसको, शादी क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है, इसका रीजन हमें ना उसकी माँ बता पाई, ना मुझे लड़का बताया। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मैंने बोला बेटा अगर तुझे किसी से प्यार मोहब्बत है तो वो भी बता दे ना, वो भी बता दे। मैं बोला, तो बोलता है कि वो भी नहीं है। मैं बोला यार तो कुछ तो लोचा है। तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे कि लड़का शादी नहीं करना चाहता है और लड़का सेक्रेटिव है, बताना भी नहीं चाहता। एक तरफ सेक्रेटिव है, दूसरी तरफ ये बताना शादी नहीं करना चाहता। इसके बीच में इसको डायबिटीज आया है। मतलब यहाँ पर प्यार जो है, इसको किसी से इसको प्यार था, इसको लव था या इसको लव है, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मतलब इसको प्यार है, किसी से प्यार है इसको, और ये एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन सामने वाला को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। रीजन क्या है? इसके पिताजी, जब पिताजी इतने डिक्टेटोरियल हैं, इतने, जब माँ को इस एज में उसको गालियां देते हैं, मारते हैं, तो क्या वो इसके प्रेमी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वो। तो जब वो नहीं कर पाएंगे तो ये बंदा बोल के भी क्या करेगा कि माँ मुझे ऐसी लड़की से मुझे शादी करवा दो, तो वो तो बोल के भी नहीं कर सकता, बोल के भी क्या करेगा? तो अब उस लड़की को, जो एक अलग कास्ट की हो सकती है, जो डिफरेंट कास्ट की हो सकती है, उसको समझो, उससे अगर प्यार है इसको, तो ना ये उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे रीजन क्या है? वो हमेशा माँ को अब्यूज होते हुए देखा है, और अगर उसने ऐसा किया तो वो लड़की भी, उस लड़की को भी अब्यूज होना पड़ेगा, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसके बाद ह्यूमिलिएशन होगा, मॉर्टिफिकेशन होगा, है ना? तो इन सब चीजों को लेकर के वो क्या बोलता है, मुझे शादी नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से सोचा कि ये जो है उसका प्यार चाहता होगा, क्योंकि ये जो डायबिटीज है ना, डायबिटीज में हमने इसको कनेक्ट किया। पहला चीज कि जो ये बोलता है मुझे शादी नहीं करना है, और इसके पीछे का हिस्ट्री में क्या मिल रहा है कि ये सेक्रेटिव है, और बीच की हिस्ट्री में डायबिटीज है। तो लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट और बीच के पॉइंट को आप लोग कनेक्ट करो, सोचो इस पे क्या हो सकता है। यहाँ पर हमने ऐसे सोचा कि ये डायबिटीज में वो जो प्यार इसको पाना है, जो प्यार इसको चाहिए, है ना, जिस प्यार को वो लेना चाहता है, जिस मिठास को वो एक्सेप्ट करना चाहता है, लेकिन इसकी बॉडी इसको अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, अलाउ नहीं कर रही है, तो फिर क्या करता है बॉडी बोलता है इंसुलिन डालो, तभी तो वो एक्सेप्ट करेगा, है ना? तो उसको हो गया डायबिटीज,
अब उसको ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है। क्यों? उस चीज को, उस ग्लूकोज को अपने सेल तक लेने के लिए। सो यहाँ पर वही चीज मुझे दिखा और मैंने ऐसे सोचा इसको कि वास्तव में इसको किसी भी ऐसी लड़की से प्यार है जो इसके कास्ट में नहीं है, यानी इसके अलग कास्ट में इसका प्रेम होगा, जो ये जानता है कि डॉक्टर सब उगलवा लेगा और इसलिए ये बताना नहीं चाहता है, और अपने बाप के चलते ये जो है उससे शादी नहीं कर सकता है, इसलिए इसने बोल दिया कि मुझे शादी ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे आजीवन ऐसे ही रहना है। अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मुझे जीवन भर ऐसे ही रहना है। ठीक है, अगर उसको मैं अपना लिया तो खुश हूं, और मैं नहीं अपना पाया तो मैं ऐसे ही रहूंगा, तो उसी के दुख में रहूंगा मैं। तो ये मैंने कनेक्ट किया। सो यहाँ पर एक रूब्रिक बताता हूँ। रूब्रिक है थ्रॉब ऑफ द राइडर। निकालिए रूब्रिक, थ्रॉबिंग ऑफ द राइडर। थ्रॉबिंग ऑफ द राइडर। तो यहाँ आपको ऑरम मेट मिलेगा, लाइकोपोडियम मिलेगा और नेट्रम म्यूर मिलेगा। थ्रॉबिंग ऑफ द राइडर। सो राइडर क्या होता है ना, जो घुड़सवारी करते हैं। और जब जो राइडर होता है, जो घुड़सवारी करता है, राइडर, यहाँ पर किसी ने घुड़सवारी की है क्या? हेलो, कोई है यहाँ पर जो घुड़सवारी किए हैं? हाँ भाई, बैठे हैं घोड़े पे। ये है ना। तो जब हाँ। घुड़सवारी करते हैं ना, तो क्या होता है ना, घोड़े का जो उसका भागने की जो तेज रहती है, फास्टनेस रहती है, मतलब उसकी हार्ट बीट, उसकी जो हार्ट बीट रहती है ना, और अपनी हार्ट बीट एक समान मिलानी रहती है ना। मतलब उसके साथ साथ अपनी एनर्जी को भगाना रहता है, तो ही आप भाग पाते हैं, नहीं तो आप गिर जाते हैं। ठीक है, इसलिए घोड़े की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को मैच करना रहता है। तो वहां पर ये जो राइडर हैं, मैंने कभी राइडिंग नहीं किया है, लेकिन जो राइडर होते हैं और जो घोड़ा होता है, वो दोनों जो है ना, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दिल से दिल जुड़ जाता है, मिल जाता है। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति घोड़े को भगाता है। तो यहाँ पर क्या है, थ्रॉबिंग ऑफ द राइडर, मतलब ये व्यक्ति कभी भी अपने ऊपर घोड़सवारी करने नहीं देगा। ठीक है, ये 3 ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको नीचे फेंक देंगे, आपको दिल से दिल कनेक्ट नहीं होने देंगे, अपनी दिल का जो धड़कन है ना, जो धड़क रहा है ना, वो आपको सुनने नहीं देंगे, आपको बाहर फेंक देंगे। हमेशा चढ़ना चाहोगे, सुनना चाहोगे, बाहर फेंक देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं ये? ऑरम मेट भी अपनी दिल की बात नहीं बताना चाहता, लाइकोपोडियम जो नहीं बताना चाहता, नेट्रम म्यूर भी नहीं बताना चाहता। ठीक है, सो हमने इस बंदे को मैंने नेट्रम म्यूर प्रिस्क्राइब किया 200 पोटेंसी में फर्स्ट। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, इसका फादर था, प्रॉब्लम फादर था। फादर एब्यूजिव थे, फादर डोमिनेटिंग थे,
जो इसको माँ को अब्यूज कर रहे थे। तो अभी रूब्रिक अगर आप लोग लीजिएगा तो बहुत सारे रूब्रिक आ जाएंगे। बंदा कैसा है? एम्बिशियस है, बंदा बहुत ही सभ्य है, बहुत अच्छे से रहता है ना, अच्छा अच्छा लड़का बन के इसने समाज को अपनी इम्प्रेशन दी है। सो डिग्निफाइड क्वालिटी है ये, डिग्निटी को मेंटेन करने वाला लड़का है ये, ठीक है। और उसने हमेशा पेरेंट्स में झगड़े देखे हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डिस्कॉर्ड बिटवीन पेरेंट्स एंड हमेशा ये बंदा जो है जब इस तरह माँ के साथ करता होगा तो डेफिनेटली इसमें भी डोमिनेशन और एब्यूज रहा होगा। सो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड एब्यूज। लेकिन अब माँ को जब इस तरह देखता है जिसको काफी गुस्सा आता है, सो एंगर आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड, ठीक है। सेक्रेटिव सेक्रेटिव एंड थ्रोविंग ऑफ द राइडर, ठीक है। ये सब रूब्रिक तो हमें बहुत अच्छे से दिख रहे हैं केस में, लेकिन हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन का बेस था वो हमने इस दृष्टिकोण से इस केस को देखा था और हमने इसको नेट्राम्यूर प्रिस्क्राइब किया था। क्यों? क्योंकि इसको डर था कि अगर मैं यहाँ पर शादी कर लेता हूँ अगर किसी लड़की से, तो मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसको धोखा दे दिया, ठीक है। तो नेट्राम्यूर जिसको प्यार करता है उसको वो धोखा नहीं दे सकता। नेट्राम्यूर अपने प्रेमी के प्रति हमेशा लॉयल रहता है, और यदि यदि उसको वो अपना नहीं पाता या इसको धोखा दे दे या इसको छोड़ दे या अगर शादी ना कर पाए किसी कारणवश, तो हमेशा उसके याद में रहता है। ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रेबल ऑकरेंसेस एंड मैसोचिज्म, हमेशा उसी के दुख में डूबे रहता है, उसी के गम में डूबे रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसने बोला मुझे शादी ही नहीं करना है। तो जब ये बंदा थर्ड फॉलोअप में जब इससे मेरा अच्छा बातचीत होने लगा, तब मैंने इसको पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ था, क्या हुआ था। मैंने जो आपके केस को अंडरस्टैंड किया उसके अनुसार से पहले इसको मेटाफिजिक्स समझाया, क्यों होता है कैसे होता है, ठीक है। और फिर मैंने इसको पूछा तो इसने बताया कि सर मेरा एक लड़की से प्यार है, और ऐसी लड़की से प्यार है जो हमारे बिरादरी से नहीं है, हमारे कास्ट से नहीं है। और सर कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। रीजन क्या है सर? कि मैं हमेशा देखता हूँ मेरे पिताजी बहुत क्रूअल हैं, हमारी माँ को हमेशा डांटते रहे बोलते रहे, है ना। और सर वो इतने गुस्सा होते हैं और इतनी गालियां देते हैं कि सर अभी क्या करें ना, कभी कभी तो लगता है कि छोड़ के यहाँ से चले ही जाएं, छोड़ के चले ही जाएं। लेकिन मैं माँ के चलते रुका हुआ हूँ, माँ के चलते मैं रुका हुआ हूँ। मेरा सर जॉब वगैरह अगर हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली निकल जाऊंगा, लेकिन इस हेल्थ के चलते सर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा हेल्थ डिस्टर्ब हो गया। और मैं उस लड़की को अपनाना चाहता हूँ लेकिन इस डर से मैं उसको नहीं अपना पा रहा हूँ कि मैं एक तो पहले से इतना पिताजी गाली गलौज करते हैं, इतना मारपीट करते हैं, इतना असभ्य व्यवहार करते हैं। और हम एक ऐसी बिरादरी से अगर लड़की अगर हम ले आए तब ये क्या करेंगे। सो सर मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते वो भी जो है गालियां सुने या वो भी आ, उनका भी अपमान हो। तो सर इसलिए जो है सर हम उससे शादी भी नहीं कर सकते, और बस सर ऐसे ही चल रहा है। तो अभी वो लड़की जो है सर उसके भी पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं उसका, और अभी यही सर चल रहा है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, मन में बहुत तकलीफ होता है। तो मैंने बोला उस लड़की की शादी हो गई या अभी भी बाकी है? बोला नहीं सर उसकी शादी तो नहीं हुई है
लेकिन मेरे इस तरह रहा तो मैं तो शादी तो उससे नहीं कर पाऊंगा, और मैं उसको बोल दिया हूँ कि तू शादी कर ले, क्योंकि इस प्रकार से मैं तुम्हारे लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि सर मैं शादी करूंगी तुम्ही से करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो सर मैं वो बोलती है ऐसे, और मैं भी उसके बगैर जो है सर नहीं रह जी सकता, लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम है। तो सर लेकिन आपकी मेडिसिन देने के बाद जो है मेरा मन काफी शांत हो गया है और मुझे अब वैसा नहीं लग रहा है। तो अभी हम लोगों में अच्छा बातचीत भी हो रहा है, और आगे देखेंगे सर, आगे मेरा जॉब लग जाता है तो फिर यहाँ से ही निकल जाएंगे और हम लोग बाहर में ही रहेंगे। तो उन्होंने ये सारी बात बताया, जब यहाँ से उसने पॉजिटिव मूवमेंट दिखा कि जो अब है ये वहां से बाहर निकलना चाहता है कि नहीं अब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। देखो, जो सोचा था वो एग्जैक्ट वही पता चला जो हमने सोच के इसको मेडिसिन दिया था, एकदम हकीकत वही मिली। हाँ भाई, अगर ये पहले ही बता देता प्यार वाला तो नेत्रम ये सोच सकते थे, पर आपने कहाँ से सोच के बाद में उगलवाया। बहुत ही सही। वो तो बाद में इस पेशेंट ने ठीक होने के बाद ये बताया है ना, सिक्रेटिव। जब वो घोड़े में मैं बैठ गया ना, आज जब उसको मैं अपने रफ्तार से दौड़ाना चालू किया, जब हार्ट से हार्ट जो है ना कनेक्ट हुआ, दिल की धड़कन से हाँ, धड़कन मिल गई, तब उसने बताया। सब उसने बताया। बताओ। और ये उसको पता था ना आप उगाएंगे, इसलिए तो नहीं आया वो आपके पास। हाँ? उसको पता था ना सब डिटेल लेते, इसलिए वो नहीं आया ना। वो नेट्रोम्यूल की सीक्रेटिवनेस मतलब देखो ना कितनी होती है, मतलब उसको नहीं पहले ही बोला पता था, इसलिए वो आया नहीं। मजा आ गया इस केस में, जो है ना जो बहुत रिजल्ट आया मजा ना, है। उसको मैंने रिजल्ट भी बोला है बेहतरीन। कि कोई एक वीडियो फॉलोअप बना के जो है ना भेजने के लिए बोला है मैंने उसको, क्योंकि डायबिटीज पे नियंत्रण करना, और अभी क्या है ना इसका एज भी कम था ना, तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये ठीक हो जाएगा। और आपने सोचा बहुत बहुत बढ़िया भाई, और बहुत अलग ढंग जाके, बहुत ही सही। वो रुब्रिक भी पता नहीं था भाई हमें तो, अभी समझा अच्छे वह से। पहली बार देखा। हाँ। धड़कन से धड़कन मिलाने का वो प्रयास है मिलने इसमें, नहीं देते, न वो मिलने लायको नहीं मिलने देते। देगा, न औरम मिलने देगा, न नेट्रोम्यूल। होप आप लोगों को काफी सीखने मिला होगा, और थॉट प्रोसेस है ना कि हम लोग कई बार क्या है ना रीड इन बिटवीन लाइन उसको समझते हैं, उसको एवोल्यूशन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कई बार पेशेंट जो है ना हर चीज नहीं बताता, हमें समझना रहता है, हमें समझना रहता है। अभी हाल फिलहाल में ही एक पेशेंट आया जिसको पैरालिसिस हुआ है, और वो पेशेंट भी जो है ना उसको पूछो क्या हुआ है चाची बताओ, चाची 60 साल की, बेटा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, सब तो ठीक है। मैं बोला अरे बाप रे, आधा घंटे लगा दिए, चाची बताओ ना क्या है प्रॉब्लम, चाची कुछ तो बता ही नहीं रही है, बस बोल दे सब ठीक है। अब सोचो उसका पैरालिसिस कैसे ठीक करोगे। बड़ा कमाल की बात है। हाँ भाई, बहुत मुश्किल होता है मतलब पेशेंट से जो निकलवाना पेशेंट बता देता है ना, और अभी राइट देखो से ना, मिनिमम आप बताना। लोग जो है अस्टेफिस एग्रिया बोले ना, तो अस्टेफिस एग्रिया देखो कम्युनिकेटिव हम्म, एक्सपेंसिव में है ना, तो अस्टेफिस एग्रिया हाँ जो वो है ना बता कम्युनिकेट देते करता हैं। है, वो एक्सपेंसिव है तो आपको डिटेल में समझा देगा। इसीलिए अस्टेफिस एग्रिया आपको जो है ना हम्म, बताते हुए मिलता है, बहुत ज्यादा सेक्रेटिव अस्टेफिस एग्रिया नहीं होता, लेकिन ये होते हैं। सही।
इग्नेशिया ज्यादा लगा था सर, लेकिन हाँ अभी इस आपको केस में मैं इग्निशिया। इसको कनेक्ट नहीं कर पाया। जैसे आपने जो विवरी बताया ना, थ्रोइंग ऑफ द राइडर, इसको हाँ अभी भी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि थ्रोइंग ऑफ द राइडर मतलब इसके किसको थ्रो किया, कैसे थ्रो किया, ये फेंक बात दे रहा है मुझे ना, समझ में अपने ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा है। तुम चढ़ने का प्रयास करो तो आपको उठा के जमीन में पटक देगा वो। ठीक है, दूर ही रहना, मेरे पे चढ़ने का प्रयास मत करना, मेरे दिल की धड़कन को सुनने का प्रयास मत करना। ठीक है, ना लाइको अपनी धड़कन सुनने देगा, ना नेट्रम्यूर ना औरमेट। समझ पाए ये? सर ये खुद को कंट्रोल नहीं करने दे रहा है ना जो राइडर है उसको। हाँ, कंट्रोल क्या, कंट्रोल की बात तो अलग हो गई, उसकी अच्छा धड़कन नहीं वो सुनने दे रहा है, पास में आने दे रहा है ना। अच्छा उसकी धड़कन नहीं सुनने दे रहा है। जो राइडर होते हैं ना, वो घोड़े की धड़कन को सुन पाते हैं, अच्छा। उसकी रफ्तार को, उसकी धड़कन को जो है ना कनेक्ट कर पाते हैं। ये नहीं होने देगा, अच्छा ये बिल्कुल नहीं होने नहीं भाई नहीं, देगा। फिर वो ना हाँ कि ये राइडर कौन है, इज द राइडर एक्चुअली, यहाँ मैं ये कनेक्ट हाँ, नहीं कर पा रहा हूँ। अरे हम राइडर है ना। उसके ऊपर बैठ जाएंगे ना सर जी। आप जो सर उसकी कि वो डॉक्टर के पास इस वजह से नहीं आ रहा है। वो कि वो बैठ के जो है ना हमारी सारी धड़कन की आवाज सुन लेगा, इसलिए वो वो किसी को इतना भी सिक्रेटिव बताता है नहीं है, कि वो अपनी बात बोलना ही नहीं चाहता है। बोलना ही नहीं चाहता है। यानी वो उसकी जो, हाँ उसकी जो दिल की धड़कन है, उसके जो दिल में शुरू है, वो डॉक्टर भी ना जाने। हाँ, बिना बिना बताए भी वो समझ जाते हैं ना कई बार। हाँ वो आना भाई ही नहीं फिर बहुत ये चाहता। बढ़िया केस सर, में बहुत ये बढ़िया। केस में फिर सेपरेशन ही एक मतलब इसका रीजन हो सकता है ना भाई। ऑपरेशन हुआ कहाँ है अभी? वो लड़की तो आज भी उसके आस में है ना। नहीं फिर ये यहाँ पर डायबिटीज सफर मतलब डायबिटीज लेके चल रहा है ना भाई। अरे डायबिटीज इसलिए आया क्योंकि उस प्यार को वो पाना चाहता है। ठीक है, लेकिन बीच में इसका बाप है जो उसको रोक के रखा है कि तुझे अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, वो इसको अंदर आने नहीं दे रहा है। अब प्रॉब्लम है, ये उसको लाना चाहता है लेकिन इसका बाप उसको आने नहीं देना चाहता है। अब इसका बाप ही तो रोड़ा है ना बीच में, तभी इसको डायबिटीज हुआ। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। मैंने फर्स्ट टाइम डायबिटीज को क्योर किया है, और खास करके डायबिटीज को कंट्रोल तो बहुत पेशेंट को किया है, लेकिन इस एज में डायबिटीज को फर्स्ट टाइम क्योर किया है। सर एक रूब्रिक और है, तो टच रिवर्सिबल नहीं डाइवर्जेंट। होगा ना सर। हाँ हेलो जी, सर, हाँ जी। एक रूब्रिक और है सर, टच डाइवर्जेंट टू बीइंग पल्स कैन नॉट टेक देयर, उसमें भी नेट्रोम्यूर है सर। आप डालिए डालिए, उसी से ये जुड़ा हुआ रूब्रिक है। उसी से जुड़ा हुआ रूब्रिक है ये। बहुत बढ़िया, क्या रूब्रिक ढूंढते हो आप, मास्टर हो आप। चौहान सर आप मास्टर हो, मास्टर। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसे सीख रहे हैं। और सर इसमें एक एंगल से ऐसे भी सोच सकते हैं, डॉक्टर हैमर जो बोलते हैं कि डायबिटीज का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मेल में, ये जर्मन न्यू मेडिसिन में रेसिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट होता है। एक्चुअली आप किसी चीज को पाने के लिए अपना तन मन धन पूरा सोर्स लगा दे रहे हैं, लेकिन वहां पे रोड़ा अटका रहे हैं आपके अगल बगल वाले मतलब लोग, या फिर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको वो पाने नहीं दे रही है। तो ये बखूबी आपके केस में मैच हो रहा है, रेसिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट जो आपने निकाला बाद में, क्योंकि नेट्रोम्यूर है तो बता नहीं रही थी, बता नहीं रहा था, तो उसमें ये इसके दिमाग में यही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कैसे लाऊं, लेकिन बीच में ये रोड़ा अटक रहा है। तो ये रेसिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट मेल में बताया गया है, फीमेल में फियर डिस्गस्ट है। ऐसा उन्होंने बताया है कि जब फियर के साथ डिस्गस्ट फीलिंग आ जाएगी किसी भी सिचुएशन में, तो वहां पे डायबिटीज का जो है कि उद्भव होता है, ऐसा उन्होंने बताया। ये कॉन्फ्लिक्ट में है, तो रेसिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट जो है कि यहाँ पे बखूबी मिल रहा है। थैंक यू।
इसीलिए जितने भी सैड सॉन्ग है ना वो लवर वाले, प्यार वाले। भाई आवाज नहीं है। अरे जितने भी वो प्यार मोहब्बत वाले सॉन्ग है ना, उसमें ज्यादातर नेटर म्यूर के हैं। जिसका दिल टूट गया या दिल जुड़ नहीं पाया। आप लोग दिलवाले मूवी देखो। दिलवाले मूवी देखे हो? हाँ भाई। जी देखे भाई, देखे। एक गाना है ना उसमें, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आर.डी. चौहान सर गाओ पूरा। चौहान सर आप गाओ। नहीं याद है सर, इतना सैड सॉन्ग नहीं, कभी ये फील नहीं किया हूँ, इसलिए कभी उस तरफ नहीं गया। उतना ही लाइन याद है जितना आपको याद। नहीं, अपने आलोक सर गाएंगे। आलोक सर हैं क्या? आलोक सर केवल मजे ले रहे हैं आज। आपके गाने में भी फील आ रहा है काफी। सो अभी देखो ना, अब क्या होता है आखिर कहानी देखो। कहानी में क्या होता है अब देखो। वो लड़की ये तो शादी ऐसे कर नहीं सकता था, है ना। और दूसरी तरफ क्या है कि वो लड़की कुंवारे तो रह नहीं सकती थी, उसका डेफिनेटली उसका बाप शादी कर देगा। तो कहानी में अब क्या होता है, ये मैसोचिज्म में रहता है ये बंदा। उसी की याद में एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, वो शादी करके चली गई। एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्ड ग्रीफ, ग्रीफ साइलेंट, ऐसे ही रहता वो। फिर यही गाना कि जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, कि ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो वो प्यार करता था, लेकिन अब वो अपने ससुराल चली गई। तो अब बंदा ये बैठा हुआ है। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे, मिटने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। देखो कितना दर्द है इस गाने में, है ना। इस गाने में देखो कितना दर्द है। वो ग्रीफ देखो, बता भी नहीं सकता। कैसे दिखाऊं, दिल चीर के कैसे दिखाऊं कि कितना प्यार करता था मैं तुमसे। सो मेरी नजर में, मेरे जिगर में तस्वीर है यार की, तस्वीर है यार की, मेरी खुशी क्या, ये जिंदगी क्या, सौगात है प्यार की, सौगात है प्यार की, उसके लिए है मेरे ये दोनों
जहां एक ऐसा। अब ये जो है ना, उसमें हीरोइन ने भी ऐड कर दिया है, जहां पर वो भी इतना प्यार करती थी, जिसको वो काफी प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी मजबूरी के कारण उसको छोड़ा रहता है। तो ये प्यार मोहब्बत वाली मेडिसिन नेट्राम्यूर, जिसमें काफी लव है, प्यार से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं इसमें। ठीक है भाइयों, चलता हूं मैं। आज के लिए मैं यहीं पर विदा ले रहा हूं, फिर नेक्स्ट सर सेशन में नमस्ते। मिलेंगे। बड़ी लेट अरे आए सर, मैं लेट आया, मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था बीच बीच में, बट आप आखिरी में बहुत गड़बड़ करके जा रहे हैं, कई लोगों को रुला के पूरा नहीं करता। नहीं बढ़िया बढ़िया गाए सर, एकदम दिल से गाए। बढ़िया मस्त, मजा आ गया। नहीं आलोक सर, आप कुछ हाँ। सुना दो पुरानी यादें ताजा करके। आपने तो कईयों के जख्म खुरेद दिए कॉलेज टाइम के। बढ़िया, वैसे अच्छा था, सॉन्ग भी बहुत बढ़िया गाया आपने, मजा आया। घर पे हो तो मत गाइएगा। हाँ हाँ अरे नहीं, देखो मेरा पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है, कि मुझे सब जानते हैं मैं एक ही से प्यार करता हूँ, और वो है ईश्वर से। ईश्वर से अलावा मैं मेरा जो प्रेम रहता है ना, वो ईश्वर से ही रहता है। इसलिए ये शब्द मेरे लिए है ना, अलग अलग मैंने हो बाकी लोगों के लिए कहा है सर। लेकिन मैं तो इतना प्यार अगर अपने ईश्वर को कर पाया, तो मैं प्रार्थना करता हूँ अपने जीवन में कि मैं इतना प्रेम अपने ईश्वर से कर पाऊं, ऐसी लगन में अपने ईश्वर से लगा पाऊं। मुझे तो प्रेम भी उसी के साथ है, और उसी को मैं अपना सब कुछ समझता हूँ। और एक चीज मैंने महसूस किया है कि जब से मैं ईश्वर से प्रेम करने लगा हूं ना, मुझे सबसे प्रेम हो गया है। हर हर व्यक्ति से मैं प्रेम कर लेता हूँ, हर चीज से मैं प्रेम कर लेता हूँ, और सबसे मेरे अंदर वो प्रेम समझ में आता है कि हाँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। लेकिन आप जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से प्रेम करते हो, या किसी आप पदार्थ से प्रेम करते हो, तो आपका प्रेम सीमित हो जाता है। लेकिन जब आप ईश्वर से प्रेम करते हो ना, तो आपका प्रेम का विस्तार हो जाता है, प्रेम अनंत हो जाता है। प्रेम को तो मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पाया हूँ। पहले मैं नहीं समझता था, मुझे लगता था ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही, इसी में प्यार होता है। लेकिन एक्चुअल में प्यार एक पवित्र फील है, जहां पर हर व्यक्ति हर चीज से प्रेम कर सकता है, सबसे प्रेम कर सकता है। प्रेम में कोई अपेक्षाएं नहीं है। जो व्यक्ति अपेक्षाएं रख के प्रेम कर रहा है ना, वो प्यार है ही नहीं। जहां पर अपेक्षाएं है ना, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में अपेक्षाएं नहीं है, प्रेम में समर्पण है। व्यक्ति प्रेम में जो है ना, अपने आप को समर्पित कर देता है, सामने वाले के खुशी के लिए, सामने वाले के आनंद के लिए, उसके लिए कार्य करता है, और उसके आनंद में ही अपनी आनंद को महसूस करता है। उसके खुशी में वो खुश होता है, जैसे वो खुश ना हो रहा हो, यही खुश हो रहा हो। ये प्रेम है। प्रेम एकाकार होना सिखाता है। एक्चुअल में लव मैं ऐसे समझ पाया। और ये जो लव है ना, जब ये जो प्यार है, जब मैं
ईश्वर के साथ प्रेम करने लगा, जब ईश्वर को मैं इस दृष्टिकोण से महसूस करने लगा ना, तो मुझे यह समस्त संसार के अंदर ईश्वर का स्वरूप दिखता है। मैं सब में ईश्वर को फील करता हूँ, मैं हर एक आत्माओं में ईश्वर को महसूस करता हूँ। इसलिए मुझे सबसे प्यार है, मुझे सबसे प्यार है। अब आप लोग सर देख लो, सेम आप लोग सेम ऐसे ही सर मोहंती सर भी सिखाते थे कि प्रेम और प्यार अलग अलग है। प्रेम जो है वो हम करते हैं, प्यार जो है वो दोनों तरफ से होता है, उसमें ज्यादा समर्पण नहीं होता, गिव एंड टेक जैसा होता है। लेकिन जब हम प्रेम कहते हैं तो वो जो आपने बोला है ना, सभी अभी समर्पण होता है, एक ही हो जाना होता है, या फिर बहुत ही हम उसमें एकदम से जैसे समर्पण हो जाता है। मोंटी सर ने भी यही सिखाया था। चलो बहुत बढ़िया, उन मैच हो गई। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही। और लव लव ऐसी चीज है ना, मतलब लिबरेशन फ्रॉम सेल्फ टू अदर्स। आपको अपने आप से, अपना खुद का सेल्फ खत्म होता है वहां पे, आप दूसरों के लिए जीते हो। फिर वो कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, कोई भी। तो ऐसा ही है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया सर। देखो ना सर, फूड है ये, फूड है ये। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो सामने वाला के खुशी में वो झूम रहा है ना, सामने वाला के खुशी में झूम रहा है, जैसे उसी को खुशी मिल गया हो। अब सोचो ये कौन सा प्यार है, हैं? मीराबाई, जब लाइफ एग्जाम्पल, मीराबाई, हाँ, कृष्ण के लिए जो लव था। उससे उससे कोई अपेक्षाएं भी नहीं है। तुम दूर हो, पास हो, कहाँ हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो समझ रहा है जैसे वो मैं हूँ, है ना। उसके अंदर अपने आप को ही महसूस कर ले रहा है, उस खुशी को महसूस कर ले रहा है। तो एक्चुअल में देखो ना, ये सारा जितने भी जीवात्माएं हैं सब आत्मा ही तो हैं। हम क्या हैं? हम जो आत्मा है वही आप हो, वही आत्मा आप हो। तो फिर आपकी एनर्जी, आपका जो प्रकाश है वही वही हम है। तो जब आप इस दृष्टिकोण से, जब आपके अंदर जो ईश्वर का प्रकाश है वही हमारे अंदर है, जब आप पूर्ण तृप्त होकर के, जब आप प्रेम बांटते हो। अभी ईश्वर देखो, ईश्वर क्या है? प्रेम लुटाते हैं। ईश्वर प्रेम लुटा रहे हैं, हमेशा प्रेम ही प्रेम दे रहे हैं, प्रेम ही प्रेम बांट रहे हैं। ईश्वर बदले में कोई कामना नहीं करते। कभी ये मत नहीं कहते कि तुम मुझे प्रसाद चढ़ाओ तभी हम खुश होंगे। क्या लोग सर ईश्वर कहते हैं कि तुम हमारे पास नारियल का चढ़ावा चढ़ाओ तभी हम खुश होंगे? ये तो कॉमन पब्लिक का थॉट है कि उनको चाहिए, तो मतलब वही है ना, जो हमारे दिमाग में होता है हम वही देखते हैं, क्योंकि इनको खुद चाहिए हमने इसलिए चढ़ाते हैं। हमने उस चीज को वैसे करने का प्रयास किया, अपना जो है प्यार दिखाने का प्रयास किया, लेकिन एक्चुअल में वो आपने क्या है, एक कृतज्ञता यापन करने का ये रास्ता ढूंढा है ना। लेकिन वास्तव में ईश्वर ने कुछ भी नहीं डिमांड किया है, उनकी कोई अपेक्षा नहीं है। आप चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका दिल ईश्वर से कितना कनेक्ट हो पा रहा है, ईश्वर वो से मतलब है। आप कितना उस प्रकाश को आप महसूस कर पा रहे हो, उससे उसको मतलब है ना। ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर भी चाहते हैं कि हम ईश्वर के साथ मिल जाएं। ठीक है आलोक सर, ये बड़ा गूढ़ बातें बता रहा हूं मैं। बढ़िया बढ़िया। ईश्वर बहुत गुड़ बात चाहते हैं, बता रहे हैं, बहुत गुड़ बात है सर ये तो। ईश्वर चाहते हैं कि आप मेरे में मिल जाओ। ठीक है, आत्मा चाहता है कि मैं ईश्वर में मिल जाऊं। एकम सत्य पौधम वदंती, एक सूत्र आता है ऋग्वेद में जहां पर ईश्वर और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। और जब एक होते हैं ना, तो ईश्वर का स्वरूप आत्मा का स्वरूप को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईश्वर कह रहे हैं
कि तुम मेरे में मिल जाओ, आत्मा कह रहा है कि मैं आप में मिल जाऊं। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि आप भी वही प्रकाश बन जाओ। ठीक है, उस अंधकार से बाहर आ जाओ। ईश्वर की अपेक्षा ये है कि आप उस अंधकार से बाहर आ जाओ, वो प्रकाश में आ जाओ, जहां पर हम दोनों एक समान, एक आनंद में आराम से रह सके, शांति से रह सके। वो भी आपको आनंद में रखना चाहते हैं, प्रकाश में रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जिस तरह समुद्र में छोटे छोटे बुलबुले उठ जाते हैं ना, अपने स्वरूप को लेकर के, अपना आकार को लेकर के, तो वो अपना आकार जो लिया ना, वही प्रॉब्लम आ गया। वो जो अज्ञानता आ गई ना, वही प्रॉब्लम आ गया। और जैसे ही उस अज्ञानता से व्यक्ति बाहर निकलता है, वो उसी समुद्र में विलीन हो जाता है, जहां पर समुद्र और उस बूंद का जो मिलन है, वो फिर एक समान हो जाता है। वहां फिर पूर्णता ही पूर्णता है ना, वहां पर फिर कोई अलग नहीं है। तो परमात्मा अपना प्रेम लुटा रहे हैं, सबको प्रेम लुटा रहे हैं, सबको प्रेम बांट रहे हैं। और हम लोगों को भी वैसे ही वही प्रकाश को अपने अंदर धारण करना चाहिए। उस प्रकाश को धारण करके ही हम लोग अपने उस ईश्वर के प्रकाश में मिल सकते हैं। जब तक अपने अंदर उस प्रकाश को हम जागृत नहीं करेंगे, जब तक हम अपने उस प्रकाश को विस्तार नहीं देंगे, इस अंधकार से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम लोग उस परमात्मा के प्रकाश में नहीं मिल पाएंगे। परमात्मा के प्रकाश में मिलने के लिए, परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए हमें अंधकार से निकलना होगा। और उस अंधकार से निकलने के लिए हमें सत्य को अपनाना होगा, हमें धर्म को अपनाना होगा, हमें न्याय को अपनाना होगा, हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपनाना होगा, जो हमें उस अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो हम ईश्वर के साथ एकाकार हो पाएंगे। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा सर। अगर हम इस थॉट के साथ सोते हैं तो अगला दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। एक बहुत अच्छा सूत्र है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप सबने यह श्लोक सुना होगा। सर, भारत की खोज में ईश्वर पूर्ण शक्ति है, जहां पर अपूर्णता नाम की कोई चीज नहीं है। वो पूर्ण आनंद स्वरूप है, जहां पर अपूर्णता हो ही नहीं सकती। और हम सभी आत्माएं जब उस प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम सब भी पूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो आप सबको, हम सभी को पूर्ण ही बनना है। और पूर्ण बनने के लिए पूर्ण से प्रेम तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उससे प्रेम करना बहुत जरूरी है। तो सब भी उस पूर्णता से प्रेम करें, मैं उसी से प्रेम करता हूं। चलते हैं, धन्यवाद आप सबका। थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू शुभ सर। रात्रि। शुभ रात्रि सर।